मैं विवेक कुमार फिजिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। चलिए आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में संधारित्रों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम पढ़ चुके थे कि संधारित्र क्या होता है, एक आवेश ग्रहण करने की क्षमता होती है उसमें। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर को जोड़ना यानी संधारित्रों का संयोजन। हेडिंग क्या लगाएंगे? संधारित्रों यानी संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन। संधारित्र का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर संधारित्रों का संयोजन के बारे में पढ़ना है। आज हमें किसके बारे में पढ़ना है? संधारित्रों का संयोजन क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए देखते हैं हम संधारित्रों का संयोजन। जैसे मान लेते हैं एक संधारित्र, ये एक संधारित्र। अब इसे हमें धारिता बढ़ाने के लिए, इसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? इसको एक अलग संधारित्र से जोड़ देते हैं, एक और संधारित्र इसमें ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से संधारित्रों को जो जोड़ते हैं, इससे हम क्या करते हैं? इसकी धारिता को बढ़ाने का घटाने का काम। यहाँ पे मान लीजिए एक दूसरा हम संधारित्र इस तरह से जोड़ लेते हैं, एक संधारित्र, दो संधारित्र, तीन संधारित्र को। इस तरह से संधारित्रों को जो जोड़ना, ये क्या कहलाता है? संधारित्रों का संयोजन। तो संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। संयोजन कितने तरह के होते हैं? संधारित्रों के जो संयोजन होते हैं वो कितने तरह के होते हैं? तो किसी भी यानी संधारित्रों को क्या लिखेंगे? संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच संयोजित तीन प्रकार से किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच संयोजित तीन प्रकार से किया जा सकता है। पहला, संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन। संधारित्र का श्रेणीक्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दूसरा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या हो गया? संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। तीसरा, संधारित्र का मिश्रित क्रम संयोजन। mixed combination
ऑफ कैपेसिटर। तो यहाँ पे देखिए तीन तरह के संधारित्र को जोड़ा जा सकता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन और तीसरा मिश्रित क्रम संयोजन। तो ये तीन तरह से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे 10th में आप लोग पढ़ चुके थे संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन पढ़े थे, समांतर क्रम पढ़े थे, मिश्रित क्रम में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे यहाँ पे। अब देखिए ये तीनों का होता क्या है, सबसे पहले समझ लेते हैं संधारित्र का श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, समांतर क्रम किसे कहेंगे और मिश्रित क्रम किसे कहेंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम यानी कि इसमें संधारित्र दिया गया है, एक संधारित्र, दो संधारित्र और ये तीन संधारित्र। इसे हम संयोजित कर दिए एक बैटरी के साथ संयोजित कर दिया गया। ये कौन सा क्रम हो गया, तो कहेंगे नहीं पता, हमें अभी नहीं पता है कि ये कौन सा क्रम है। तो आप एक चीज जान लीजिए, हम एक चीज बताते हैं, दो बिंदुओं के बीच श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, बिंदु M, ये बिंदु क्या हो गया M और ये बिंदु N, ठीक। तो ये दो पॉइंट हम मान लेते हैं, एक है M और एक है N। इन दोनों के बीच यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए अगर रास्तों की संख्या यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितने रास्ते होंगे, एक रास्ते होंगे, तो वो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम हो जाएगा। वो कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। तो यहाँ पे एक चीज फिगर में इस तरह से देखिए, मान लेते हैं ये हम यहाँ से यहाँ पे इस बिंदु से ये बिंदु M और ये बिंदु N, यहाँ पे मान लेते हैं ये बिंदु M और ये बिंदु N। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रास्तों की संख्या सिर्फ और सिर्फ कितनी हो, एक हो, तो वो कौन सा क्रम कहलाएगा, श्रेणी क्रम। वो कौन सा क्रम हो जाएगा, श्रेणी क्रम। अगर जैसे कि मान लेते हैं हम आपसे पूछें ये कौन से क्रम में संयोजित है, ये बिंदु M और ये बिंदु N, ये कौन से क्रम में संयोजित है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, रास्तों की संख्या कितनी है, एक यहाँ से चला, क्या इसके बाद कोई रास्ता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, नहीं है, तो ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम हो गया। ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम। अगर हम इसी को दूसरा देखेंगे, यहाँ पे एक फिगर मान लीजिए, ये फिगर बनाते हैं ये इस तरह से, और इसको हम इस तरह से बना देते हैं, ये बिंदु M और ये बिंदु N। M से N तक जाने के लिए देखिए, M से N तक जाने के लिए रास्तों की संख्या कितनी है, तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। पहला ये एक, यहाँ से एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता। टोटल संधारित्र कितना है, 1, 2 और ये 3। तो समांतर क्रम किसे कहेंगे, जितनी संधारित्र उतनी रास्ता, जितना संधारित्र होगा अगर उतना रास्ता हो गया तो वो कौन सा क्रम हो जाएगा, वो आपको कहलाएगा समांतर क्रम संयोजन। वो कौन सा क्रम कहलाएगा, समांतर क्रम। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा श्रेणी क्रम किसे कहेंगे और समांतर क्रम किसे कहेंगे, ठीक। तो श्रेणी क्रम यानी कि रास्तों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी दो बिंदुओं तक पहुंचने के लिए रास्ता कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। समांतर क्रम किसे कहेंगे, जितना संधारित्र होगा उतनी रास्ता होगी, वो क्या हो जाएगा, समांतर क्रम हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले एक और फिगर से आपसे पूछते हैं, बताइए ये बिंदु M और ये बिंदु N, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, कौन सा क्रम होगा, ये श्रेणी क्रम। सही जवाब, ये क्या हो जाएगा इसका, ये श्रेणी क्रम में। क्यों श्रेणी क्रम में, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रास्ता कितना है, एक है, रास्ता कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, इसीलिए ये कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में। अब देखिए यहाँ पे दूसरा हम बनाते हैं फिगर इस तरह से, ये किस क्रम में संयोजित है, तो क्या जवाब देंगे आप, ये कौन सा क्रम हो गया। तो सबसे पहले चेक करते हैं, देखिए यहाँ पे रास्ता कितना है, एक ये रास्ता बना, एक ये रास्ता बना, तो श्रेणी क्रम तो होगा नहीं, ये क्या होगा, श्रेणी क्रम नहीं होगा। तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक संधारित्र, दो संधारित्र, संधारित्र की संख्या कितनी है, 2 है, रास्ता कितना है, 2 है, तो ये कौन सा क्रम हो जाएगा, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल क्रम।
अलग से ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो गया m से n तक पहुंचने के लिए। अब तीसरा जो है वो हमारा क्या है, मिश्रित क्रम। तो ये कोई संयोजन नहीं, इसको आप समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों को जब संयोजित कर देते हैं तो यही क्या कहलाता है, मिश्रित क्रम। जैसे आपसे मान लेते हैं, ये पूछते हैं ये किस क्रम में संयोजित है, बिंदु m से n तक जाने के लिए। तो ध्यान से देखिए, इसको समझें कैसे कि ये किस क्रम में। तो सबसे पहला चीज ये देखिए, यहाँ m और ये n, हमको जाना कहाँ से, इस बिंदु से इस बिंदु तक। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने के लिए रास्तों की संख्या कितनी है टोटल, एक रास्ता, ये दूसरा रास्ता। अब जैसे यहाँ पे एक ये चौराहा है यहाँ पे, अब यहाँ से दो रास्ते खुल गए, एक ये रास्ते हैं और एक ये रास्ता। तो रास्तों की संख्या टोटल कितनी है, 2 है। तो अगर ये 2 है तो हम इसको श्रेणी क्रम तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, रास्तों की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 होती है। तो ये श्रेणी क्रम नहीं होगा, तो दूसरा क्या होगा, समांतर क्रम। अब देखिए समांतर क्रम में हम इसको पहचानेंगे, क्या ये समांतर क्रम है, क्योंकि हम जानते हैं समांतर क्रम किसे कहेंगे, जितनी संधारित्र उतनी रास्ता, जितना संधारित्र होगा उतनी रास्ता होगी, तो वो समांतर क्रम होगा। अगर वो चीज नहीं होता है तो ये समांतर क्रम नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए, एक संधारित्र, 2 संधारित्र और ये 3 संधारित्र। टोटल संधारित्र की संख्या कितनी है, 3 है। संधारित्र की संख्या 3 और रास्तों की संख्या कितनी है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 रास्ते हैं। संधारित्र टोटल हो गए 3, यानी संधारित्र की संख्या हो गया 3 और रास्ता कितना हो गया 2। तो क्या ये समांतर क्रम है, नहीं, ये समांतर क्रम नहीं कहलाएगा। ये कौन सा क्रम कहलाएगा, तो मिश्रित क्रम। ये कौन सा क्रम कहलाएगा, मिश्रित क्रम। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, श्रेणी क्रम किसे कहेंगे, समांतर क्रम किसे कहेंगे और मिश्रित क्रम किसे कहेंगे। ये 3 चीज आपको कोई दिक्कत, पहला श्रेणी क्रम को अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जितने, यानी कि दिए गए 2 बिंदुओं के बीच रास्तों की संख्या कितनी होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1। और समांतर क्रम में जितना रास्ता उतनी संधारित्र। श्रेणी, ये मिश्रित क्रम क्या हो जाएगा, 3 दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाएगा, ये आपको मिश्रित क्रम कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन, यदि दिए गए संधारित्र को, यदि दिए गए संधारित्र को 2 बिंदुओं के बीच, 2 बिंदुओं के बीच इस प्रकार संयोजित किया जाए, यदि दिए गए संधारित्र को 2 बिंदुओं के बीच इस प्रकार संयोजित किया जाए कि चालन के, इस प्रकार संयोजित किया जाए कि दोनों बिंदुओं के बीच, दोनों बिंदुओं के बीच चालन का रास्ता सिर्फ एक हो, संधारित्रों के ऐसे संयोजन को संधारित्रों के ऐसे संयोजन को क्या बोलेंगे, संयोजन को संधारित्र का श्रेणी क्रम
संयोजन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एक संधारित्र, ये बिंदु M और ये दूसरे संधारित्र से इसको संयोजित कर दिए, तीसरे संधारित्र से इसको क्या कर दिए, संयोजित कर दिए। अब देखिए इस संधारित्र पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे माइनस चार्ज, प्लस चार्ज, और ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज। इसकी धारिता क्या होगी, C1, इसकी धारिता क्या होगा, C2, इसकी धारिता C3। तो अगर रास्तों की संख्या, आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन याद रखना है, रास्तों की संख्या सिर्फ एक हो तो ऐसे संयोजन को क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम दूसरे संयोजन के बारे में देखेंगे। दूसरा संधारित्र का समांतर क्रम संयोजन। का समांतर क्रम संयोजन। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। चलिए नेक्स्ट समांतर क्रम संयोजन में देखते हैं। यदि दिए गए संधारित्रों या दिए गए संधारित्र के दो बिंदुओं के बीच यदि दिए गए संधारित्र के दो बिंदुओं के बीच चालन के रास्तों की संख्या के बीच इस प्रकार संयोजित किया जाए कि इस प्रकार संयोजित किया जाए कि दो बिंदुओं के बीच चालन की रास्तों की संख्या चालन के रास्तों की संख्या संधारित्र की संख्या के बराबर हो संधारित्रों के ऐसे संयोजन को ऐसे संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन यानी एक बिंदु M और यहाँ से एक संधारित्र यहाँ पे जोड़ दिए, रास्ता एक बन गया। यहाँ से ये दूसरा संधारित्र यहाँ पे जोड़ दिए और ये तीसरा संधारित्र यहाँ से। देखिए यहाँ पे टोटल रास्तों की संख्या कितनी बन गई,
एक बिंदु से m तक, m से n जाने के लिए एक संधारित्र, दो संधारित्र, तीन संधारित्र, रास्ता एक रास्ता, दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3। ये कौन सा संधारित्र हो गया? श्रेणी समांतर क्रम संयोजन, यानी समांतर क्रम संयोजन ये संधारित्र बना। तो दो चीज याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में आपको रास्तों की संख्या कितनी होगी? एक होगी, और समांतर क्रम में रास्तों की संख्या क्या होगी? जितना संधारित्र उतना रास्ता। वही चीज दिखे हैं, दिए गए संधारित्र के दो बिंदुओं के बीच इस प्रकार संयोजित किया जाए कि दो बिंदुओं के बीच चालन की रास्तों की संख्या संधारित्र की संख्या के बराबर हो, तो संधारित्र के ऐसे संयोजन को क्या कहते हैं? ये समांतर क्रम संयोजन। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट लिखते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। संधारित्र का मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है? सबसे पहले मिश्रित क्रम यानी संधारित्रों का मिश्रित क्रम जो होता है वो कुछ समांतर क्रम में होता है और कुछ क्या होता है? श्रेणी क्रम में। तो उसी चीज को हम लिख देते हैं समांतर क्रम, यानी संधारित्र के मिश्रित क्रम में कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम में तथा कुछ संधारित्र श्रेणी क्रम और कुछ संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। अर्थात क्या कर सकते हैं? सम्मिश्रित क्रम को हम कह सकते हैं यह एक समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का क्या है? संयुक्त प्रभाव है। जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु M से N तक जाने के लिए एक संधारित्र, और यहाँ पे कितना संधारित्र जोड़ देते हैं? दो संधारित्र। ये बिंदु M से N तक आने के लिए देखिए संधारित्र की संख्या कितनी है? 3, और यहाँ पे संधारित्र की संख्या 3 है, रास्तों की संख्या कितनी है? 2 है। तो ना ये श्रेणी क्रम है और ना ही समांतर क्रम है। तो ये कौन सा क्रम हो गया? ये मिश्रित क्रम संयोजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा श्रेणी क्रम संयोजित संधारित्रों का समतुल्य धारिता ज्ञात करें, यानी श्रेणी क्रम के संयोजित संधारित्रों का समतुल्य धारिता ज्ञात करना है। यानी श्रेणी क्रम में जो संधारित्र क्या होगा? संयोजित होगा। तो श्रेणी क्रम में हम बना लेते हैं सबसे पहले श्रेणी क्रम का एक संधारित्र दूसरे संधारित्र को संयोजित कर देते हैं, और ये तीसरे संधारित्र को संयोजित कर देते हैं। ये किस क्रम में संयोजित है? ये सभी संधारित्र जो हैं वो किस क्रम में संयोजित हैं? तो ध्यान से देखिए, इसके बीच के बिंदु M और बिंदु N के बीच चालन के रास्तों की संख्या कितनी है? 1 है। तो ये किस क्रम में संयोजित हो गए? श्रेणी क्रम में। अब हम इसको एक बैटरी से संयोजित कर देते हैं। एक बैटरी से संयोजित करने पर इसे एक बैटरी से संयोजित कर देते हैं। अब ये बैटरी से प्लस चार्ज, ये Q क्या हो गया? चार्ज Q प्लस चार्ज Q यहाँ से चलकर
ये इस संधारित्र पे आएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस क्यू चार्ज। इस पे कौन सा चार्ज हो जाएगा, यहाँ से प्लस चार्ज जब आएगा तो ये चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज, इसको हम यहाँ दिखा देते हैं, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस चार्ज। जब ये प्लस चार्ज यहाँ आएगा, अब ध्यान से देखना ये है कि प्लस चार्ज इधर आएगा, इन दोनों के बीच क्या भरा होता है, हवा या निर्वात या कुछ अलग पदार्थ, तो ये एक दूसरे से इंडक्शन विधि द्वारा क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज इसके बीच में यानी माइनस चार्ज को ये क्या करेगा आगे की ओर खींचेगा और प्लस चार्ज को क्या करेगा रिपेल करेगा, तो ये माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा यहाँ पे माइनस चार्ज, और ये प्लस चार्ज इस पे से बाहर चला जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये प्लस चार्ज फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस चार्ज बन जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा, फिर इसी तरह ये इंडक्शन के द्वारा यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा ये, और इस पे क्या हो जाएगा माइनस चार्ज आ जाएगा ये चीज समझ में आया। यानी कि प्लस चार्ज इंडक्शन विधि द्वारा माइनस को क्या करेगा अपनी ओर खींचेगा, तो ये इस प्लेट पे आ जाएगा, और प्लस चार्ज को रिपेल करके वो क्या करेगा इस प्लेट पे, तो इस चार्ज से यहाँ से जाके ये क्या होगा इस पे फिर से प्लस चार्ज, और इस पे क्या होगा, यानी एक चीज ध्यान है, इस पे आवेश कितना Q, तो इस पे भी आवेश कितना गया Q गया, क्या आवेश कम हुआ, नहीं, इस पे भी Q और इस पे भी आवेश कितना है Q। अब यहां से विभव यानी कि जब देखें इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता क्या हो गया C3, इन दोनों के बिंदुओं के बीच का विभव क्या होगा, तो विभव भी क्या सेम होगा सबका। तो अब देखिए यहाँ पे नहीं, हम मान लेते यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 100 मीटर रास्ता तय किए, तो 100 मीटर तय करने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का यहाँ भी 100 मीटर, यहाँ भी 100 मीटर, यहाँ भी 100 मीटर, यहाँ से यहाँ M से N, इस बिंदु से इस बिंदु तक 100 मीटर की दूरी तय की, तो हम यहाँ तक चले होंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये 100 मीटर, तो ये हो गया मान लीजिए इसको मान लेते 40 मीटर, ये 40 मीटर और ये 20 मीटर, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 100 मीटर और टोटल मेरी एनर्जी खपत हुई यहाँ से यहाँ जाने में, हमें एनर्जी खपत हुआ अगर 100 या 50 जूल का, कितने जूल का 50 जूल का अगर एनर्जी खपत हुई, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में यानी कि हमें 25 जूल लगा होगा, या यहाँ से यहाँ जाने के लिए हमें कितना जूल 20 जूल की खपत हुई होगी, यहाँ से यहाँ जाने में 25 जूल का खपत हुआ होगा, और यहाँ से यहाँ आने में 5 जूल का, यानी कि टोटल कितना हो गया 50 जूल। तो हमें यहाँ से यहाँ तक आने में एनर्जी क्या हो गया अलग अलग खत्म करना पड़ा, तो उसी तरह विभव भी क्या होगा अलग अलग होगा यहाँ पे, यानी कि इस पे जो विभव होगा वो होगा V1, इसका विभव V1, इसका विभव V2 और इसका विभव क्या हो जाएगा V3। तो हम एक चीज जानते हैं यानी कि आपको याद ये रखना है, श्रेणीकरण में जब कोई वस्तु संयोजित होगा या जब कोई संधारित्र श्रेणीकरण में संयोजित होगा, तो उसमें आवेश की मात्रा सभी पे क्या होगा एक समान होगा, लेकिन विभव क्या होगा अलग अलग होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में ये अलग विभव होगा, यानी किया गया कार्य अलग होगा, यहाँ से यहाँ जाने का कार्य अलग हो जाएगा, यहाँ से यहाँ जाने का कार्य क्या होगा अलग होगा, इसलिए विभव की मात्रा अलग अलग होगी, लेकिन आवेश की मात्रा सभी पे क्या होगा सेम होगा, ठीक है। यानी कि प्लस Q और इस सब पे प्लस चार्ज Q हो गया, इसकी धारिता C1, C2 और C3। एक सिंपल सा मेथड है जो इसकी हम समतुल्य धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखे विभव V1, V2, V3 और V, तो हम इस टोटल को यानी ये V1, V2, V3 ये जो हुआ इस टोटल को हम क्या मान लिए V, तो ये हो गया V = V1 + V2 + V3, इसको मान सकते हैं, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए इस टोटल का विभव कितना हो गया V1, V2 और V3, हम V1 का मान निकालते हैं, V1 = क्या हो जाएगा विभव का, V1 = आवेश कितना Q, धारिता कितनी C1, तो Q/C1, V2 बराबर क्या हो जाएगा Q/C2, V3 बराबर क्या हो जाएगा Q/C3। इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, इक्वेशन 1 में V1, V2 तथा V3 का मान रखने पर, तो
तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू V1 का मान Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q कॉमन 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। ये हो गया। इसको इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 2। अब देखिए यहाँ पे ये V बराबर निकल गया हमें, ये यहाँ से यहाँ तक इसका क्या हो गया, समतुल्य यानी टोटल विभव। तो इस तीनों संधारित्र को जोड़कर एक संधारित्र बना, तो इसका टोटल चार्ज भी क्या हो जाएगा, इसकी धारिता क्या हो जाएगी, C1 C2 और C3 है, तो इस टोटल को जोड़ के एक बना लिए, तो इसकी धारिता भी क्या हो जाएगी C। तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं V इज इक्वल टू Q बाई C टोटल, यानी समतुल्य के लिए, समतुल्य धारिता के लिए V इज इक्वल टू Q बाई C। इसको हम V का मान यानी इक्वेशन 2 में V का मान रखने पर, V का मान रख दीजिए तो क्या हो जाए, Q बाई C इज इक्वल टू Q 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। Q से Q कैंसिल, 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यानी एक लाइन में इसको हम इस तरह से भी प्रूफ कर सकते हैं कि 1 बाई C इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 होता है। ठीक, ये आपको सिंपल से बता दिए इसको। अब इसी को हम लैंग्वेज में लिखेंगे, यानी 5 नंबर्स में अगर पूछेगा तो किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखिए। क्या लिखेंगे लैंग्वेज में, माना C1 C2 तथा C3 धारिता वाले तीन संधारित्र को श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया यानी कि C1 C2 और C3 धारिता वाले तीन संधारित्र को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। अब इसका क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया। तो अब देखिए यहाँ से इस बिंदु को मान लेते हैं बिंदु M और ये बिंदु M, ये बिंदु M और ये बिंदु N, यानी M से N तक लाने में, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, बिंदु M और N, बिंदु M और N, या इसको हम यहाँ पे ना देके इसको हम ये लाइन दे दीजिए M और ये पॉइंट N। तो बिंदु M और ये पॉइंट हम दे दिए N। चलिए ये दो बिंदु हो गया, बिंदु M और N के बीच क्या कर दिए, एक सेल को संयोजित कर दिए। तो लिखेंगे बिंदु M और बिंदु N के बीच एक सेल को संयोजित करने पर, या कर देते हैं, संयोजित कर देते हैं, जिससे आवेश क्या होता है, Q प्रवाहित होता है, कर देते हैं, जिससे आवेश Q प्रवाहित होता है, यानी कि एक सेल को जब संयोजित किए तो इसके आवेश क्या प्रवाहित होता है, Q आवेश प्रवाहित होता है, और प्रत्येक पे आवेश कितना होता है, Q होता है। प्रत्येक पे आवेश कितना, प्रत्येक संधारित्र पे आवेश कितना है, Q, और इसके बीच का विभवांतर। अब लिखेंगे बिंदु M और N के बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बिंदु M और ये बिंदु N,
यानी इन दोनों के बीच का विभवांतर Vm माइनस, हमको ये निकालना है Vm माइनस Vn इज इक्वल टू क्या होगा, तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस टोटल का विभवांतर Vm माइनस Vn, हमें ये निकालना है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए इन संधारित्रों को लेके चलना है, इस सबको ऐड करेंगे तो इनका बीच का विभवांतर क्या हो जाएगा। देखिए ये पॉइंट M मान लिए हैं, M और ये इसका हम नाम दे देते हैं कैपेसिटर A, या इस बिंदु का नाम हो गया A, इस बिंदु का नाम दे देते हैं B और इस बिंदु का नाम है N। चलिए तो M से N तक Vm माइनस Va, पहले हम इसको निकालेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट का, यानी ये दोनों के बीच का, तो Vm माइनस Va इज इक्वल टू इसकी धारिता कितनी है, विभव कितना आ जाएगा Q बाय C1, Q बाय C1। अब देखिए ये बिंदु जब हो गया तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का विभव निकाल लेते हैं, Va माइनस Vb इज इक्वल टू Q बाय C2। ये बिंदु का निकल गया, इस दोनों बिंदुओं के बीच का निकाल लेते हैं, Vb माइनस Vn इज इक्वल टू Q बाय C3। सबको ऐड कर दीजिए, ऐडिंग, तो Va क्या हो गया कैंसिल, ये माइनस ये प्लस में कैंसिल, माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से, देखिए Vm माइनस Vn, Vm और ये क्या बचेगा Vn इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3 होगा। अब इसको लिखेंगे Vm माइनस Vn इज इक्वल टू Q बाहर 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब देखिए इक्वेशन 1 मान लिए, अब यहाँ पे समतुल्य धारिता, हमको टोटल का धारिता ज्ञात करना है, तो क्या लिखेंगे, समतुल्य धारिता के लिए, समतुल्य धारिता के लिए, तो समतुल्य धारिता के लिए क्या होगा, इस तीनों को जोड़कर एक बना लेंगे, यानी M से N तक। तो अब जो M से N तक हमें जाना था, M से N जाने के लिए कितना संधारित्र बनेगा, एक संधारित्र। क्यों, क्योंकि इस तीनों को जोड़ के हम कितना संधारित्र बना लिए, एक C1 C2 और C3 को जोड़ के बन गया C, क्या बन गया ये सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको CS लिखेंगे, तो ये एक बैटरी और ये एक बना CS, इसकी धारिता कितनी है CS और इस पे आवेश कितना है Q, तो इसकी विभव कितनी हो जाएगी M और ये N, तो Vm माइनस Vn इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q बाय CS, Q बाय CS। और ये इक्वेशन आपको बना लीजिए, इसको मान लेते हैं, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन 1 में Vm माइनस Vn का मान रखने पर, तो मान रख दीजिए Vm माइनस Vn का मान कितना Q बाय CS इज इक्वल टू Q 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3, Q से Q कैंसिल, 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये फॉर्मूला निकल गया किसका, समतुल्य धारिता, यानी श्रेणी क्रम में संयोजित समतुल्य धारिता का फॉर्मूला। 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। चलिए अब इसको हम आगे देखते हैं नोट नंबर 1 में, या केस नंबर 1, इसको देख लीजिए क्या लिखेंगे, केस 1, यदि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए तो दो होगा, यानी 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2। 1 बाय CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C1, दोनों का एलसीएम होगा C1 C2, तो C1 से C1 कैंसिल, क्या बचेगा C2 प्लस C1, तो 1 बाय CS इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिख देते C1 प्लस C2 बाय C1 इंटू C2,
तो सी एस बराबर क्या हो जाएगा, सी एस इज इक्वल टू, ये अपोजिट हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, तो ये भी क्या होगा अपोजिट, C1 इंटू C2, बाय में C1 प्लस C2, यानी दो संधारित्र जब जोड़ा रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं इसका फॉर्मूला से। मान लेते हैं ये एक संधारित्र को जोड़ देते हैं बिंदु M और M। इसकी धारिता कितनी है, 4 फैराड, इसकी भी 4 फैराड। तो क्या हो जाएगा, इसकी हमको समतुल्य धारिता ज्ञात करनी होगी। तो क्या होगा, ये CS इज इक्वल टू 4, यानी 4 इंटू 4 बाई C1, 4 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, CS इज इक्वल टू 4 4 जा 16 बाई 4 4 8, यानी ये कितना हो जाएगा 8 गुना यानी 2 फैराड। इसकी टोटल समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, 2 फैराड। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब अगर हम दो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे दो संधारित्र को तो क्या होगा, CS इज इक्वल टू C1 इंटू C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक, चलिए इसको नोट कर लेते हैं। नंबर 2, यदि n संधारित्रों को, यदि n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाए यदि n संधारित्रों की संख्या कितनी हो, n हो, तो क्या हो जाएगा 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 डैश डैश, कहाँ तक 1 बाई Cn तक। केस नंबर 3 में क्या हो जाएगा, यदि n संधारित्रों की धारिता समान हो, यानी कि मान लीजिए 20 संधारित्र है और सभी संधारित्र की धारिता क्या है, एक समान, यानी 5 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड, सभी पे कितना है 5 माइक्रोफैराड। तो इसकी समतुल्य धारिता क्या होगी, यानी C1 इज इक्वल टू C2 होगा, C2 इज इक्वल टू C3 और C3 इज इक्वल टू Cn होगा। इस तरह की धारिता होगी। तो हम इस टोटल को क्या मान लिए, C, टोटल को क्या मान लेते हैं C, यानी टोटल का धारिता क्या होगा C1 5 माइक्रोफैराड 5 5 5, तो सभी का 5 है, तो इस टोटल को हम 1 मान लेते हैं और टोटल का धारिता क्या मान लिए, C मान लिए। टोटल की धारिता कितनी मान लिए, C। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाई CS इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 1 बाई C3 प्लस डैश डैश 1 बाई Cn, और सभी की धारिता क्या है, एक समान है, धारिता क्या है एक समान। तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई CS इज इक्वल टू टोटल संधारित्र कितना, n संधारित्र, टोटल संधारित्र कितना n, और सभी की धारिता क्या है एक समान C, एक समान धारिता कितनी है उसकी C। तो इसका क्या हो जाएगा, टोटल संधारित्र n हो गया और टोटल की धारिता कितनी हो गई, C हो गई, टोटल की धारिता कितनी हो गई, C हो गया यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा CS इज इक्वल टू अपोजिट हो जाएगा C बाई n, क्या हो जाएगा ये C बाई n। तो CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला C बाई n, यदि संधारित्रों की संख्या कितनी होगी, यानी ये संधारित्र की संख्या n हो, संधारित्र की संख्या कितनी होनी चाहिए, n होनी चाहिए, और सभी की धारिता क्या होनी चाहिए, और धारिता समान, और धारिता समान हो। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला CS इज इक्वल टू C बाई n। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक। और आज हम पढ़े हैं श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजित किए। अब नेक्स्ट क्लास में
चर्चा करेंगे समांतर क्रम संयोजन के बारे में कि समांतर क्रम संयोजन किस तरह से संयोजित होता है। तब उसके बाद चर्चा करेंगे हम मिश्रित क्रम संयोजन के बारे में। चलिए आज के लिए धन्यवाद। इतना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा।